हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क की सियासी सूरत हाल ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद नाज़रीन नया रुख ले लिया और अब सियासी जमातें अगले जो आम इंतखाबात का लाएअमल है वो तरतीब देते हुए हमें नज़र आ रही हैं। ऐसे में सारी नज़रें तीन जमातों तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर हैं और ये तीनों ही इस वक्त सियासी सूरत हाल का मरकज़ भी हैं। इसी दौरान आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बड़ा अहम बयान दिया कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। अब से आपको अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में गैर मुतवक्का तौर पर 3 से अपनी नशिस्तें बढ़ाकर 11 कर चुकी है, दूसरे नंबर पर आई है और शायद यही वजह है कि अब तक सियासी तौर पर जो है वो कदरे पीछे रहने और नून लीग के मुकाबले में ज़्यादा मुतहरिक रहने वाली पीपल्स पार्टी का सियासी कॉन्फिडेंस भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नून लीग के लिए भयानक सरप्राइज साबित हुआ। अब सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में हारने ने नून लीग को सदमे से दोचार कर दिया, जिसके बाद नून लीग के कैंप में मुकम्मल खामोशी है, खुसूसन आज के दिन। साथ ही इस तमाम सूरत हाल ने नून लीग के अंदर जो बयानिए की एक तफरीक थी वो बिल्कुल वाज़े कर दी है। आज़ाद कश्मीर में 31 में से सिर्फ 6 नशिस्तों पर सिमट जाने के बाद नून लीग के अंदर बेचैनी भी पाई जाती है। यहाँ पर अहम बात यह है कि इलेक्शन मुहिम में पार्टी सदर शहबाज शरीफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। मरियम नवाज अपने मज़ामती बयानिए के साथ भरपूर अंदाज में बड़े बड़े जलसे करती रहीं। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ नून लीग का बड़ा अहम इजलास हुआ, उसमें मज़ामती बयानिए के हवाले से पार्टी के अंदर काफ़ी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ा खुल के इज़हार किया गया और कई अरकान ने तो इस खदशे का इज़हार भी किया कि इस बयानिए के साथ 2023 के आम इंतखाबात में हमें नुकसान होगा। फिर गुज़श्ता रोज़ सियालकोट के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो हारे और उसके बाद मरियम नवाज़ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, इस इलेक्शन को सिलेक्शन कहा। लेकिन उन्हीं की जमात के रुकने पंजाब असम्बली और शहबाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले मलिक अहमद खान और डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में जीतने वाली नौशीन इफ्तिखार ने PTI को मुबारकबाद दी, बल्कि ये कहा कि उन्हें धांधली के कोई शवाहिद नहीं है। क्लियरली अब मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि कोई धांधली की खबर आई हो। उस्मान की पार्टी इलेक्शन जीती है, हम इनको मुबारक देते हैं। दस्का में उनको ये कामयाबी नसीब नहीं हुई, तो आज वो मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने एक अच्छा शो रहा है उनका। और दूसरी बात यह कि जी बिल्कुल आज हमें कोई ऐसे शवाहिद तो नहीं मिले, तो फिर भी इनको मुबारक हो, ये सीट जीत गए। अब नाज़रीन नून लीग के अंदर बयानिए के बाद जो एक तफरीक थी, अब मौक़िफ़ का जो एक वाज़े फ़र्क है, तफरीक है, वो भी अब नज़र आना शुरू हो चुकी है और पार्टी के अंदर अब एहतजाजी बयानिया का जो है उसे इंतखाबी बयानिए में बदलने की बातें हो रही है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये बयान कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं बड़ी अहमियत का हामिल है और इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब और सीनियर तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अचानक ही आप अब इंतखाबात करवा रहे हैं, 3 से 11 नशिस्तें आपने आज़ाद कश्मीर में ली, बड़ी सरप्राइजिंग थी खुद मेरे लिए भी। हम यहाँ बैठ के तो मुकाबले में ही पीपल्स पार्टी को शुमार नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा टाइमिंग इसकी अगर देखी जाए, बिलावल का ये कहना कि जी आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, कुछ तो होगा। जाहिर बात है कुछ है तो उन्होंने कहा है। देखिए गुजारिश ये है कि 3 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को मार्ज़ वजूद में आए हुए। जिस तरीके से इनको हुकूमत में लेकर आए, चलें वो बहस तो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन जिस तरह 3 साल गुजरे, इन 3 सालों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अरूज पे रही। इन 3 सालों में जो वादे वईद किए गए थे वो पूरे हुए नहीं और इस वक्त सिर्फ अपोजिशन की जमातें नहीं, एक आम आदमी से भी अगर आप पूछें तो आम आदमी भी आपको अक्रॉस पाकिस्तान यही कहेगा कि जी कि जब से ये हुकूमत आई है हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। 3 सालों में जो सियासत का जो नैरेटिव है वो आपस में लड़ाई झगड़ा,
एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, तरह तरह की। लेकिन मुसर साहब, इस सब कुछ के बावजूद AJK में इलेक्शन जीतना और फिर नून लीग को सियालकोट में जाके उनके गढ़ में हराना, तो वो तो अब विक्टोरियस होके कह रहे हैं जी अब अवाम अभी भी हमारे साथ हैं, बल्कि नून लीग की सीटें भी हमें दे रहे हैं। देखिए, आज़ाद कश्मीर का तो आप भी बाखबर सहाफ़ी हैं, इस मुल्क की तारीख से, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शनों से भी वाकिफ़ हैं। कब ऐसा हुआ है कि वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में जिसकी हुकूमत वफाक में ना हो उसको आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ना मिली हो? आप मुझे कोई एग्जांपल दे दें? नहीं है कोई एग्जांपल। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में, और ये अगेंस्ट द ऑड्स, अगेंस्ट द वेव, अगेंस्ट द ट्रेंड, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की होती हैं वो मुकाबले में उतरती हैं, लेकिन एक रिवाज, एक टेंडेंसी लोगों के अंदर, वोटर्स के अंदर ऐसी है कि वफाक में जिसकी हुकूमत हो वो वहीं पर हुकूमत बनाता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर वफाक में MQM की हुकूमत हो तो शायद MQM आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाए। तो ये कोई इतना वो मायने नहीं रखता। जो चीज़ इस सारे सूरत हाल में मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम इलेक्शंस को एज अ प्रोसेस हम कितना ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। एक गुफ्तगू जो इसमें से एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो सकती है वो ये कि हमने इलेक्टोरल लॉज को इतना बेहतर बनाना है कि उसके ऊपर किसी को फिर एतराज करने की गुंजाइश ना रहे। लेकिन उसके लिए देखिए ना PTI वो माहौल बना पाई है अब तक, और ना ओपोजिशन इतनी सीरियस नजर आ रही है कि जी वो मिल बैठ के अगर ये नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो कैसे होगा? ये 2023 के भी यही इंतखाबात होंगे। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑन पेपर हम क्या कर सकते हैं? हम जो मर्जी कर ले ऑन पेपर्स, उसको हम उसमें कोई इतनी ज्यादा बेहतरी की भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे, RTS वाले मसाइल। अब इस मुल्क में इलेक्शनों से पहले हमेशा ऐसा होता है कि एक खबर फैलती है कि जी फलानी पार्टी मंजूर नजर हो गई, फिर तरह तरह के ग्रुप्स बनते हैं, इलेक्टेबल्स उनमें शामिल हो जाते हैं। वो जनूबी पंजाब महाज एक सूबा बना, तहरीक बनी, एक ग्रुप बना, वो PTI के साथ शामिल हो गया। तो ये हमारे मुल्क में एक रिवाज है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक ऐसा रोल है कि आप जितने मर्जी है बेहतर कवानीन बना लें, उसके बावजूद इलेक्शंस के अंदर एक इन्फ्लुएंस उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो हमारे लिए जो चैलेंज है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और एज पाकिस्तानी भी, हम तो ये चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो साफ और शफाफ हो, उसके अंदर किसी ना हो, यही बात तो कोई प्रेशर्स ना हो, तो ये तो आप भी करेंगे। इस बात से आपका क्या इख्तिलाफ है कि इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो और कोई उसके अंदर? मुझे ये बताएं कि वो क्या है, कुछ तो है, क्या है कि बिलावल भुट्टो ने इतनी बड़ी बात कर दी है, थोड़ा सा उसको जरा एलेबोरेट करें ना। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक तो वैसे छठी हिस्सा है बिलावल भुट्टो की, या छठी हिस्सा भी, और ऑन फैक्ट्स भी कुछ ऐसे हैं, और बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपके साथ टीवी प्रोग्राम के ऊपर बैठ के डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। ठीक है। लेकिन खान साहब माजरत के साथ उनके अगर पिछली आप 1-2 स्टेटमेंट्स भी उठा लें, उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसके अंदर उन्होंने उसको रोल बैक करने की बात की, उसको उन्होंने लिंक किया कि जी अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में कश्मीर का मसला रिजॉल्व कर लें तो उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हमें स्केल बैक करने में हम कर सकते हैं। वो ये बात शायद समझ नहीं पाए, या शायद इससे आगाह नहीं थे, या आगाह थे और कसदन उन्होंने ये बात की कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका कश्मीर इशू के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। सही। 1971 का सानिया, तो ये वो फैक्ट्स हैं जिस पर आप समझते हैं नहीं, जिस पर हम ये समझते हैं कि एटलीस्ट तशवीश पाई जाती है। फिर कश्मीर के ऊपर उन्होंने जो थर्ड ऑप्शन की जो उन्होंने बात कर दी, वो थर्ड ऑप्शन जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है तो उससे मुताबिकत तो नहीं रखती। ठीक। तो पाकिस्तान के जो 2 प्रिंसिपल स्टांस थे उनसे तो पाकिस्तान स्केल डाउन किया, डिपार्चर किया, तो इस पे लोगों को तशवीश तो है। तो इसका मतलब ये, और फिर मईशत आप देख लें साहब कि जो बिलावल ने स्टेटमेंट दी है उसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना समझा जाए। जाहिर बात है वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं। देखें, बहुत से ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं कि जो अगर आजकल ये सेंसरशिप का दौर ना होता तो हम शायद बैठकर बड़े ओपनली ये गुफ्तगू कर रहे होते कि जी कि क्या वो फैक्ट्स हैं कि जिनकी वजह से हमें लगता है, ऑपोजिशन को लगता है
कि हुकूमत का खात्मा करीब है, हम ये गुफ्तगू मेरे कर पास सकते अगर थे। टाइम खत्म ना होता तो मैं आपको कहता यहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं, हम खुल के बात करते हैं, लेकिन फॉर द नेक्स्ट टाइम। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी उमूर के मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे और फिर मज़हर अब्बास साहब से भी तजिया लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में PTI ने अक्सरियत हासिल कर ली। उसके बाद कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए सियालकोट में, उसमें भी कामयाबी हासिल की। अब ऐसा लग रहा है कि जो इंतखाबी चैलेंजेस थे उससे PTI निकल आई है। गवर्नेंस पर अभी तवज्जो देनी है। इकॉनमी का एक नैरेटिव इस तरह से बिल्डअप हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी पे भी जो है वो ट्रैक पर आ रही है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात के चैलेंजेस हैं, नैब कवानीन वाले मामलात पर चैलेंजेस हैं, जिस पर एक कंसेंसस पैदा करना है तमाम सियासी जमातों के। और अभी जो हमने उस पर तफसीली गुफ्तगू भी की, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया, बड़ा अहम बयान है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। अगर वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपके जहन में कुछ ना कुछ होगा, कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल साहब और आप और आपके नाजरीन को गुज़िश्ता जो ईद थी वो बहुत बहुत मुबारक हो, बकरीद। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने बिलावल साहब की बात की है नहीं है। अब जो उनका अमेरिका जाना था उससे काफ़ी आईब्रोज रेज हुए, बल्कि उनकी जमात ने सफ़र किया, उनका बीच इलेक्शन कश्मीर का छोड़ के अमेरिका जाना, और बड़ा इमेच्योर एक लगा, नॉन प्रोफेशनल लगा कि लीडर अपनी टीम को छोड़ के चला जाए और फिर आखिरी एक दिन बाद आज़ाद कश्मीर जलसा करने आ गए। बीच में कोई 9-10 एक दिनों का गैप डाल के वो पार्टी ने सफ़र किया, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने सफ़र किया शहबाज साहब के ना जाके और मेन लीडरशिप के कश्मीर में ना जाके। तो एक कन्फ्यूजन नज़र आई इनके वर्कर में भी, क्योंकि बड़ी बात होती है कि आपकी मेन लीडर्स जो हैं वो ना आएँ। तो ऐसे हालात में जब अवाम का भी खान साहब पे एतमाद बढ़ रहा है और मजबूत हुआ है, और वो आपने देखा भी है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो कैटेगोरिकल स्टैंड लिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया अमेरिका को, फिर अफगान पीस प्रोसेस में जो उनका किरदार है, साथ साथ कोविड के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, महंगाई के बावजूद जो 3.4 का GDP टच किया हमने, और अल्लाह ताला के करम से कोविड से अल्लाह ने हमें खैरियत से निकाला। तो बहुत सी चीज़ें अब ऐसी हैं जिस पे अवाम, अब ये मेरे ख्याल में, मेरी राय है, हो सकता है मैं आप मेरी राय से एग्री ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में जो गालिब अक्सरियत है अवाम की, वो एज ए लीडर इमरान खान साहब की तरफ ही देख रही है। बिलावल साहब में भी फ्यूचर में कभी अगर अल्लाह ने उनको मौका दिया, मरियम बीबी तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है, मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं, तो खान साहब के अलावा अगर आप बाकी देखें पैराफ्रेनिलिया, तो आपको कोई मेन लीडरशिप ऐसी नज़र भी नहीं आती कि अवाम खान साहब को रिजेक्ट करके किसी और के पीछे क्यों जाए। तो मैं तो फिर कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई जल्द इंतखाबात की, पता नहीं बिलावल साहब कहाँ से ये बात वो कर गए हैं, मे भी उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। जहाँ तक हुकूमती बेंचेस का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के करम से कॉन्फिडेंस लेवल इज़ इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। और अभी ये जो कल की जीत हुई है सियालकोट की, तो आज़ाद कश्मीर की जीत के ऊपर ये इट वाज एन आइसिंग ऑन द केक। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से एक जीत का तोहफा मिला है हमें। अली साहब, दो चीज़ें, क्या बिलावल भुट्टो के अमेरिका के दौरे की आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, क्या रिलेशन आप इसमें देख रहे हैं? दूसरा, जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की बात है, तो पीपल्स पार्टी तो 3 से 11 नशिस्तों पर आई, उनके अपने लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उनकी कारकर्दगी तो बड़ी अच्छी रही है, जिस तरह आपकी अच्छी रही है उनकी भी अच्छी रही है। देखिए, उस तनाज़ुर में तो उनकी अच्छी रही है, मैं नो डाउट कि 3 से वो 11 पे गए हैं, लेकिन मैंने तो आपको एक वो बात की है कि मे बी अगर उनका लीडर उनके साथ उधर होता और 10 दिन का गैप, देखें इलेक्शन में मैं 2 कौमी असम्बली के इलेक्शन अल्लाह ताला ने लड़ाए, मुझे पता है कि आप 2-3 घंटे का गैप नहीं ले सकते बीच में। लीडरशिप देखें, खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसके बावजूद ही हैड टू कम टू कश्मीर फॉर मैनी जलसाज, उनको आना पड़ा। बल्कि अगर आपको याद हो, हमारी 18 की कैंपेन में खान साहब को शहर शहर गली गली उनको खुद जाना पड़ा। तो अभी कश्मीर में अगर बिलावल साहब उनके साथ होते
और ये 10 दिन का गैप, 11 दिन का गैप ना डालते, मे भी उनके 11 के बजाय 15, 16, 17, 20 तक सीटें नहीं, ये आपके लिए अच्छा ना होता है ना बिलावल, अगर वहां होते तो आप हो सकता है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। देखें जिंदगी में मेरी ये बात याद रखिए, कभी किसी की कमजोरी पे नहीं आप आगे जाते, आप अपनी ताकत तो अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे आगे जाते हैं। तो खान साहब ने तो कभी मुर्दा शिकार नहीं किया, वो तो ताज़ा खाने वाला आदमी है। वो जो अलामा का जो शेर है, वो जो शाहीन की सिफात क्या है, इन किसी का छोड़ा हुआ थोड़ी खाता है, वो अपना शिकार खुद करता है। तो अगर हमने अल्लाह ताला के करम से, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला हमें, आदिल शाह ज़ेब, अल्लाह ताला हमें बड़ी बात से बचाए। लेकिन ये पाकिस्तान के नौजवानों को ये मैसेज है कि ये 2 पार्टी सिस्टम में मोहतरमा और मियाँ साहब के बीच में आके थर्ड पार्टी अरमान था पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स का कि कोई थर्ड पार्टी भी निकले। मौजूदा सिस्टम के अंदर एक थर्ड पार्टी का आना और एक हम पे मजाक उड़ाया जाता था कि टांगा पार्टी है, आज अल्लाह के करम से सिर्फ कराची के, सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में ये एक सक्सेस स्टोरी है भाई। इमरान खान साहब ताज़ा शिकार पे यकीन रखते हैं, तो अरबाब गुलाम रहीम ताज़ा शिकार है, क्योंकि कहा जा रहा है वो तो नई बोतल में पुरानी शराब है, वो तो अपना थर का इलेक्शन हार गए, क्या करेंगे वो सिंध में? देखें, उनका एक है, अरबाब साहब का एक, बहरहाल उनका एक असर तो है सिंध में, और पुराने पॉलिटिशियन भी हैं। और मेरे ख्याल में देखिए, लोग बाज़ चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप प्लीज़ एक बात के माखज़ में जाके ज़रूर सोचिए, लीडर बड़ा मैटर करता है, इदारा मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा कि इसी एक मट्टी से जवान बनते हैं, एक पाक आर्मी में जाता है, वो एक और जगह पे लेवल पे परफॉर्म करता है। अगर ट्रेनिंग अच्छी ना हो तो मैं सब की नहीं बात करता, लेकिन पंजाब पुलिस में कुछ लोग गलत हरकत भी करते हैं। तो इसी तरह अगर एक आदमी है और उसको लीडर अच्छा मिल जाए, जमात अच्छी मिल जाए, ही कैन परफॉर्म मच बेटर। मैं समझता हूँ खान साहब के नीचे खान साहब ने साबित किया है, क्रिकेट के ज़माने में भी, सियासत में भी, उन्होंने आम खिलाड़ियों से हीरो बनाया, आम वर्करों से जो है वो लीडर बन गए। आप मुराद को देखें, मुराद लीडर है मुल्क का। मुराद सईद को लीडर किसने बनाया? इस जमात ने, खान साहब ने बनाया ना। एक आम बच्चे पे, यंग नौजवान पे ट्रस्ट करके आज वो मुल्क का, नौजवानों का, यूथ का सबसे बड़ा लीडर है। मुझे फ़ख्र है उस पर, मुझे मुराद सईद पे फ़ख्र है। उसके इस जमात ने मिडिल क्लास के बच्चे को उठा के अल्लाह ताला के करम से खान ने लीडर बनाया है। तो ये तो लीडर का कमाल होता है ना, हीरे तराशता है। तो अगर अरबाब गुलाम रहीम साहब माजी की जमातों में परफॉर्म नहीं कर सके, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता नाकारा है। अच्छा लीडर मिल जाए, अच्छी जमात मिल जाए, ही कैन डू वंडर्स फॉर सिंध। अच्छा कर सकता है। ये बताइएगा कि ठीक है, आपने ये कहा कि जी बिलावल के पास इंफॉर्मेशन होगी, हुकूमती बेंचेस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आम इंतखाबात हो रहे हैं। बिलफर्ज लेट्स सपोज एंड अज्यूम के इंतखाबात हैं कल, क्या आप समझते हैं आप अपनी इस परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के साथ आप तैयार हैं इंतखाबात में? कल आम इंतखाबात होते हैं, आप तैयार हैं उसके लिए? देखें, इंतखाबात तो अल्लाह को चाहेगा, अल्लाह करेगा तो 23 में ही होंगे, वक्त पे होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं तैयार हैं, मैं आपको ये कहता हूँ, ईमान की ताकत पहाड़ों में भी रास्ते बना देती है। अगर हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुल्क के साथ, इमरान खान के साथ निकलें, मैं आपको बताता हूँ, कल सुबह कर लो, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान स्वीप करेंगे। क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। ये बंदा तो अपनी फैमिली की, बच्चों की कुर्बानी दे के बैठा हुआ है। उसको क्या मिला? घर उसका जो है, ये साफ बात करते हैं ना, इंसान सारा दिन थक के जब घर जाता है, बच्चों के लिए करता है। बच्चे उसके किधर हैं? मुल्क के लिए कुर्बानी दी है इस आदमी ने। तो मैं ही समझता हूँ उसको, ही हैज़ गॉट नथिंग टू लूज, ही इज ओनली डूइंग इट फॉर पाकिस्तान, एंड सेम इज द केस विद पीपल लाइक अस। हमें क्या करना है? हम ये वजारतों के लिए आदिल शाह ज़ेब नहीं आए, हम कारकुन लोग हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, वो वक्त पे होगा। और मैं समझता हूँ कि इस बार अवाम ने परफॉर्मेंस देखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखें, अवाम, हमारी अवाम को आप जो है हम जाहिल ना समझें। अवाम लीडर की आंखों में वो चमक देख लेती है। जब आपका लीडर खड़ा हो गया है कि मैं नहीं दूंगा अड्डे, और वो अब एक सुपर पावर के सामने खड़ा हो गया है, तो फिर अवाम तो ऐसे लीडर के पीछे खड़ी होती ना, खड़ी हुई ना मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे, उसको कायद-ए-आज़म बना के छोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि उनको अब अपने वक्त का, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो वर्शिपिंग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बसीरत के साथ आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से कह रहा हूँ कि अवाम को वो लीडर मिल गया जिसकी इनको कम से कम 25, 30, 40 साल से तलाश थी। अब ये हम जैसे लोगों का काम है कि हम उनके साथ, उनके टीम मेंबर के तौर पे दिन रात एक करें, क्योंकि आदमी फिर अकेला नहीं कर सकता, टीम ही परफॉर्म करती है। तो हम लोगों को अब दिन रात लगाना पड़ेगा कि वो लोग जो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते थे, आज वफाकी वजीर बने बैठे हैं हम लोग। तो नाउ इट इज़ द टाइम कि हम जिस तरह खान जो है दिन के 18, 17, 16 घंटे लगा रहा है, हम उससे ज्यादा काम करें, क्योंकि वो अगर 65, 68 ईयर्स की एज में कर रहा है, हम 40, 42, 45 की एज में भी मेहनत करें। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कल आप इंतखाबात करवा लें,
हम बिल्कुल तहरीक इंसाफ ना सिर्फ उसके लिए तैयार है बल्कि स्वीप करेगी। बिलावल भुट्टो को वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो का इंतहाई अहम बयान के इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं और अपनी पार्टी को उन्होंने तैयारी का भी कह दिया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके बकौल कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि जो वो टीवी पे नहीं बता सकते, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है ये सियासी बयान नहीं है, उसमें काफ़ी डेप्थ भी है और वज़न भी है। और फिर अली मोहम्मद खान साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं है, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा है तो उनको पता होगा, लेकिन वो ये समझते हैं कि इंतखाबात 2023 में ही होंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल भी होते हैं इंतखाबात तो पीटीआई पूरे मुल्क में स्वीप करेगी। इसी पर तजिया लेंगे सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, या तो ये हो सकता है कि चूंकि पीटीआई फुल फ्लैज अगस्त में प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं सिंध, और एक दफ़ा फिर वो चढ़ाई वाली सिचुएशन पीपल्स पार्टी के खिलाफ नज़र आना शुरू हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में बिलावल ने बयान दिया है, या आप समझते हैं कि बिलावल, क्योंकि बयान तो काफ़ी बड़ा बयान है कि आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। हमें तो यहाँ बैठ के ये लग रहा है कि कश्मीर जीत गया, इमरान खान भी जीत गया, अब ज़िमनी इंतखाबात भी, तो अभी वो डिलीवरी पे फोकस करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? शुक्रिया आदिल। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे इलेक्शंस। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो वजह ये है कि अभी डिलिमिटेशंस नहीं हुई हैं, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत ज़रूरी हैं, और मेरा ख्याल है खुद पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है फौरी तौर पे इलेक्शंस। पीपल्स पार्टी ने अभी देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अलावा पीपल्स पार्टी की ने और कहाँ इन रोड्स बनाई हैं। आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल एक डिफरेंट है और वहाँ यकीनन पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किया है। इवन आज भी जो इलेक्शन है, बाग का इलेक्शन, उसमें 300-400-500 वोट्स का फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पंजाब में आपने पॉलिटिक्स करनी, पंजाब में क्या इन रोड्स किए हैं, दूसरी जगह पे किए हैं, मुझे ये एक सियासी बयान ज़्यादा लग रहा है। और इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर के पास होंगी तफसीलात, लेकिन मुझे कोई एक लॉजिक बताएं कि क्यों हों जल्दी इलेक्शन और क्यों होंगे जल्दी इलेक्शन। ठीक, अच्छा, इसमें मज़हर साहब कुछ महीने डेढ़ पहले ये बात यहाँ इस्लामाबाद में बड़े जो ड्राइंग रूम्स में जो मैटर करते हैं उसमें ये बात हो रही थी कि जी इमरान खान साहब खुद शायद चाहेंगे कि अर्ली 2022 में वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा दें। क्या ये कुछ हो सकता है, ये उसकी वजह हो सकती है? क्या तहरीक इंसाफ खुद चाहेगी कि अर्ली इलेक्शन में चली जाए? देखिए, तहरीक इंसाफ आदिल सिर्फ उस सूरत में अर्ली इलेक्शंस का सोच सकती है कि अगर पंजाब में उसने ग्राउंड्स बना ली हों। सिर्फ सियालकोट का इलेक्शन तो नहीं हो सकता बैरोमीटर। आप अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन आप फौरन करवा देते तो आपको पता चल जाता, लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर आप जीत जाते तो आपके पास चांस था कि फौरन। मुझे मैक्सिमम 2022 के एंड में हो सकता है कि इमरान खान वो कर लें, वरना मुझे 2023 से पहले इलेक्शंस होते नहीं नजर आ रहे, और वो भी 2023 अक्टूबर वगैरह में इलेक्शन। क्यों कराएंगे इमरान खान जल्दी इलेक्शन? इमरान खान पंजाब में, जब तक पंजाब में कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो इमरान खान को सूट ही नहीं करता। सिंध तो ऑलरेडी उनके हाथ में नहीं है। अब जो वो सिंध में आ रहे हैं, अगर अरबाब रहीम के जरिए इमरान खान सिंध फतह करने आ रहे हैं तो उससे बेहतर है कि वो ना आए, इसलिए कि अरबाब रहीम जो अपनी जमात को नहीं ऑर्गेनाइज कर सके, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने ऑलरेडी, पीटीआई ने सिंध में जो है बहुत देर कर दी है, और फिर कोई अनटेस्टेड लोगों को लेकर आना चाहिए था। जिन लोगों को वो लेकर आ रहे हैं, जिन लोगों से वो सिंध फतह करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है उन लोगों से सिंध फतह नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इमरान खान की स्ट्रेटजी, जो सिंध तो ऑलरेडी उनके पास नहीं है, और सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, वहां भी पीटीआई की पोजीशन वैसी नहीं है जो 2018 में थी। याद रखें 2018 में। अच्छा, इस पे मज़हर साहब थोड़ा सा अगर पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करें, नून लीग इस वक्त हमें लग रहा है कि बिल्कुल हाइबरनेशन में जाने के लिए तैयार है, स्पेशली जो एजेके में जिस तरह का रिजल्ट हुआ, फिर उसके बाद सियालकोट में जिस तरह उनको शिकस्त मिली, तो वो बयानियाँ इधर हैं उधर हैं, वो सारी कन्फ्यूजन, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने शायद ये भी कह दिया है कि अगर इस तरह पार्टी को चलाना है तो मैं सदारत छोड़ ही देता हूँ। फिर नून लीग का क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर आप आइंदा महीना 2-3 महीने देखें, उनकी सियासत कुछ चेंज होती आपको नज़र आ रही है? देखिए आदिल, नून लीग 2000 में, यानी
12 अक्टूबर 1999 के बाद नून लीग ने स्टैंड किया था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, स्ट्रांगली स्टैंड किया था। नून लीग कब टूटी? नून लीग उस वक्त टूटी जब नवाज शरीफ में फैमिली जो है वो मुल्क से चले गए। उस वक्त PMLQ बन गई। इसी वक्त जाहिर है आप जो मेन लीडरशिप है अगर वही मुल्क छोड़ के चली जाए तो फिर क्रैक्स आने शुरू होते हैं। इस वक्त नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन नून लीग खुद ही पंजाब में अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है इस कंफ्यूजन से। और जाहिर है वर्कर्स के लेवल पे कंफ्यूजन, कोई भी उतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता जो नून लीग समझ रही है या मरियम नवाज या मियां साहब बाहर बैठ के समझ रहे हैं कि नून लीग जलसे जुलूस हड़तालें एहतजाज कर सकती है। नहीं कर सकती। नून लीग धरना कर सकती है। नून लीग जाके वो उससे ज्यादा उसमें क्या होगा। PMLN ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी PDM को नुकसान पहुंचा के। वो लाख इल्जाम दें पीपल्स पार्टी पे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों की कोई बात नहीं हुई। अब चले आपने उस वक्त कर ली थी, उसके बाद आपने उस डिफरेंसेस को बढ़ाया, तो नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान PDM के खत्म होने से हुआ। और आज देखें कि PDM कहीं भी नजर नहीं आती। तो नून लीग अपने को खुद नुकसान पहुंचा सकती है। नून लीग अपने आप को खुद तोड़ सकती है। नून लीग एक सुसाइडल मिशन पे जा सकती है। नून लीग जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जाहिर है शहबाज शरीफ को PMLS नहीं बनाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ का खामोश बैठ जाना, शहबाज शरीफ का पार्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर लेना, यही काफी होगा नून लीग को तोड़ने में। और शहबाज शरीफ जिस तरह हमें लग रहा है कि वो खामोश तकरीबन हो भी चुके हैं और उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी तकरीबन हैं। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे अफगानिस्तान की हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आइंदा महीने अपनी 20 साला नाकाम जंग को समेट कर अमरीका मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकलने जा रहा है, लेकिन इस इनखिला से पहले इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है बदकिस्मती से वो खाना जंगी में बदलते हुए हमें नज़र आ रही है। अफगान वजारत अमन की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज के इनखिला के आगाज़ के बाद ही तालिबान की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ शिद्दत आई है। और अफगान ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता 4 महीनों में 2500 शहरी वहाँ पर हलाक हुए हैं, जबकि 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि हर माह तालिबान के अमलों में 35% तक इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में अफगानिस्तान के हमसायों को भी, खुसूसन पाकिस्तान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, जिनको अफगान पीस प्रोसेस में गिरां कदर कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा गया और अब भी देखा जा रहा है। हर रोज़ ही अफगान हुकूमत या उनके अहदेदारों की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात आते रहते हैं या फिर पाकिस्तान की कोशिशों पर सवालात खड़े किए जाते हैं। आज बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने वाले अफगान सहाफ़ियों के वफ़द के सवालात का मरकज़ पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की हिमायत या पाकिस्तान के तालिबान पर असर रसूख के गिर्द घूमता है। First, what the Taliban are doing or not doing is nothing to do with us. You know, you have to speak to Taliban about what they're doing. We are not responsible. Neither are we some spokespersons for Taliban. What the Taliban are doing or not doing has nothing to do with us. All we want is that there should be peace in Afghanistan. Pakistan's interest is peace there. There are 3 million Afghan refugees in Pakistan. Almost all of them are Pashtuns. And all of them, or most of them, would have sympathies with Taliban. How is Pakistan supposed to check who is going over there to fight or not when there are about 25,000-30,000 people who cross every day? They go into Afghanistan and come back. How is Pakistan going to check that? इमरान खान के इन बयानात को अफगानिस्तान में कैसे देखा जाएगा और अफगान तालिबान के अहम वफ्द का दौरे चीन कितनी अहमियत का हामिल है, बात करेंगे। मारूफ कॉलमिस्ट और क्रेडिबल सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, इमरान खान साहब ने जो अफगान सहाफ़ियों से बातें की कि जी तालिबान जो कर रहे हैं वहाँ पर उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है और अफगान अवाम की जो ख्वाहिश है जिसे वो बनाना चाहें वो उन्हीं को हम कबूल करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि IDPs और रेफ्यूजीज़ की अक्सरियत तालिबान की हामी है। क्या उनकी ये बातें इमरान खान साहब की ग्राउंड की जो सिचुएशन पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में उससे ठीक से रिफ्लेक्ट कर रही हैं? नहीं, पहली ये बात कि हमारा कोई सरोकार नहीं है, इसको अफगान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि याद माजी भी एक अजाब है, और ये तो हर कोई मानता है कि पाकिस्तान माजी में अफ़गानिस्तान में बावजूद बहुत ज़्यादा दखील हो गया है। तो इसलिए अब पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कह सकता कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान का ताल्लुक़ है भी और रहना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का रोल पॉजिटिव रहना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आगे हमारी जितनी भी इंगेजमेंट है वो अफ़गानिस्तान में पीस और रिकन्सिलिएशन कराने के लिए है। और ये जो अगर हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं सादिक साहब या हमारे आर्मी चीफ या DGISI, तो वो आजकल इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो गई है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ज़रूरत है। दूसरी जो बात उन्होंने कही है कि IDPs में या अफ़गान रिफ्यूजीज़ में अक्सरियत तालिबान की हामी है, तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने इंतहाई नामुनासिब बात की है और बतौर प्राइम मिनिस्टर तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यही उनका मसला है कि वो बहुत कम चीज़ों को समझते हैं लेकिन अपने आप को एक्सपर्ट हर इशू का साबित करना चाहते हैं। अब एक तरफ अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत का स्टांस ये है कि हम तालिबान को मुसल्लत नहीं करना चाहते, हमारी उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, और ख़ुद मास्को में पाकिस्तान, रूस, चीन और अमेरिका ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन किया है कि हमें अमारत इस्लामी दोबारा अफ़गानिस्तान में तालिबान का काबिल कबूल नहीं है। अब ये किसने सर्वे किया है और किसने यहाँ पे राय शुमारी की है कि जो वो कहते हैं कि वो ज़्यादा इसके हामी हैं? बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले रिफ्यूजीज़ तो तकरीबन पाकिस्तानी सोसाइटी में घुल मिल गए हैं। मसलन क्रिकेट वो यहाँ से सीख गए, क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई। अब क्या पाकिस्तानी लोग जमहूरियत के हामी हैं या कि फिर तालिबान टाइप निज़ाम के हामी हैं? अगर तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी लोगों की अक्सरियत तालिबान टाइप निज़ाम के हामी है, तो फिर अफ़गान रिफ्यूजीज़ भी उसके हामी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में तो अफ़गानिस्तान में रहने वाले कम जमहूरियत पसंद होंगे बनिस्बत पाकिस्तान में रहने वाले। अच्छा साफी साहब, एक दफ़ा फिर ये बहस चल पड़ी है कि अफगान तालिबान और TTP आपस में कनेक्टेड हैं नहीं है। UN की एक रिपोर्ट आई है कि जी 2,500-3 हज़ार से 6 हज़ार तक TTP के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं। फिर TTP के सरबरा का इंटरव्यू आया, तो क्या सूरत हाल है? अगर अफगानिस्तान में फुल फ्लैज अफगान तालिबान वहाँ पर आ जाते हैं तो TTP के साथ उनकी जो हमदर्दियाँ हैं उसका असर पाकिस्तान पर पड़ते देख रहे हैं आप? टेक्टिकल लेवल पे अगर आप देखें तो अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं की है, और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी तालिबान की जंग में अफ़गान तालिबान कभी बराह रास्त शरीक नहीं हुए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जंग में TTP बराबर के शरीक रही है। और अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें अमरीकियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, और खोस्त में एक सुइसाइडर अबू दजाना ने अंदर जाके अमरीकी CIA के कई एहलकारों को मार डाला था, और जिस पे अमरीकी CIA के हेडक्वार्टर में उनका परचम भी सरनगू हुआ था। तो वो कार्रवाई प्लान की थी हकीमुल्लाह महसूद ने। फिर वो बैतुल्लाह का दौर हो, वो हकीमुल्लाह का दौर हो, वो मौलाना फजलुल्लाह का दौर हो, या मुफ्ती नूर वली का दौर हो, तो उनके लेटर पैड पे एक तरफ लिखा होता है अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद, और दूसरी तरफ लिखा होता है अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह। और कभी अफ़गान तालिबान ने उनको इससे मना नहीं किया है, बल्कि TTP वाले अपने आप को न सिर्फ ये कि उनसे जोड़ते हैं, बल्कि जो उनका अमीर बन जाता है तो वो उसके साथ साथ अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन की बैत को भी ज़रूरी समझते हैं। मसलन मैंने ख़ुद वो वीडियो देखी है जिसमें ये जो TTP के मुख्तलिफ दड़े दोबारा ग्रुपिंग हुई है, जिसमें वो मुफ्ती नूर वली महसूद की बैत कर रहे हैं, तो पैरेलल उसी नशिस्त में
वो मुफ्त मुल्ला हिबतुल्लाह की बेअत भी की गई है। तो अब अगर आइडियोलॉजिकल हवालों से देखें या अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के हवाले से देखें तो मैं तो उस सूरत में टीटीपी को अच्छा साफी साहब, अभी अफगान तालिबान के बड़े अहम डेलीगेशन ने चीन का दौरा भी किया, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? तालिबान डेलीगेशन का ये पहला विजिट नहीं था चीन का। जब कतर डील नहीं हुई थी तो उससे पहले भी तालिबान ने दौरा किया था अफगानिस्तान चीन का, और पाकिस्तान के अंदर 2014 में जो क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस शुरू किया गया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, तो उसमें चीन भी हिस्सेदार था। लेकिन जिस तरीके से ये हम जैसे तालिब इल्मों का यकीन है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला वो भी चीन के कंटेक्स्ट में है, क्योंकि अमेरिका अब फोकस कर रहा है चीन को कॉर्नर करने पे। और दूसरा मैं ख़ुद भी उस थ्योरी को किसी हद तक सपोर्ट करता हूँ कि अफ़गानिस्तान में शायद अमरीकी जानबूझ के एक ऐसी फ़िज़ा लाना चाहते हैं कि अफ़गान सरज़मीन को बाकी पड़ोसियों और बिलखसूस चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। और फिर अभी रिसेंटली जो बदख्शान सूबा जो चीनी सरहद से लगता है वाखान की पट्टी के ज़रिए, वो एक तो अफ़गान हुकूमत ने खाली भी कर दिया और पूरे सूबे पे तालिबान का कब्ज़ा भी हो गया। और इससे पहले जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये कहा गया था कि जो चीनी हुकूमत के सिंकियांग से ताल्लुक़ रखने वाले मुखालिफिन हैं तो उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है। तो चीन एक तरफ तो उसी तरह का एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा, हालांकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को तबाही से बचाने का रास्ता ये है कि चीन लीडिंग रोल ले और रूस, पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह मिलकर अफ़गानिस्तान में मुसालहत का कोई रास्ता निकाल लें। तो मेरे ख़्याल में जो कल का मुल्ला बिरादर और उनके साथियों का दौरा था, एक तो शायद वो वहाँ पे जो योगर है ETEM के उनके कंटेक्स्ट में था और तालिबान ने शायद उस हवाले से चीनी हुकूमत की तशवीश दूर करने की कोशिश की है। और दूसरा, चूँकि चीन भी ये मौक़िफ़ रखता है कि रूस की तरह बयान उनका भी आया था कि मौजूदा क्राइसिस का ज़िम्मेदार अमेरिका है, तो शायद वो चीन कोई पॉलिटिकल सलूशन के लिए अफगान तालिबान के माइंड को भी रीड करना चाहता था। चलें सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल @आदिल शाज़िर। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।